और चलिए बहराइच के सिकंदरपुर गांव में कई किलोमीटर अंदर जंगल में एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे भेड़ियों की मांद नजर आई है। इन मांद को देखने से पता चल रहा है कि हाल ही में भेड़िया यहां आए थे और आराम भी किए थे। मांद की निगरानी करने के लिए वन विभाग की टीम ने स्नैक कैमरे लगाए हैं ताकि भेड़िए की एक्टिविटी को देखा जा सके। वहीं गांव वालों का कहना है कि इस जंगल में और इस पेड़ के नीचे कई बार भेड़िए देखे गए हैं। तो स्नैक कैमरा आपको दिखाई पड़ा। पहले हम खेत देखने आए थे, ये हमारा खेत है। बीच खेत में मतलब खड़ा था और गाड़ी पर बैठे थे। गाड़ी से मतलब वो उसने हमारी तरफ देखा, हमने उसकी तरफ देखा। अगर सियार होता तो भाग लेता। हाँ, उसके साथी बाराती भी यहाँ पे हैं। आज हो गए जी। हमने देखा है करीब हमारे जो टावर वहाँ लगा हुआ है, टावर में यहाँ से बचा के जा रहे तो सड़क के किनारे वो बाग में बैठा हुआ था, सड़क के किनारे। बहराइच में भेड़िए के हमले में एक बेटी ने खुद को बचाया है। बहादुर बेटी के घर न्यूज 18 की टीम पहुंची और बच्ची से बातचीत की। बहराइच के महसी तहसील में ऑपरेशन भेड़िया लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक भेड़िया पकड़ में नहीं आया है। खासतौर से भेड़िया बच्चों को निशाना बना रहा है। आप इस तस्वीर में देखिए कि कितने बच्चे इस गांव में हैं। सैकड़ों की संख्या में बच्चे ऐसे ही थोड़ा सा परेशान रहते हैं और भेड़िया का शोर तो होता ही है। इन सब के बीच आज हम आपको एक ऐसे बच्चे से भी मिलवाएंगे जिन्होंने भेड़िए के हमले से अपने आप को बचाया और एक तरह से भेड़िए के हमले को मात दे दी। ये बच्ची बहराइच के चंदपैया गांव के एक मजरे की रहने वाली है और इस बेटी का नाम शमा है, उम्र 12 वर्ष है। और ये बच्ची को भेड़िया ही उठाकर ले गया था, लेकिन इधर आइएगा, भेड़िया ही उठाकर ले गया था और फिर उसने दूर ले जाकर के छोड़ा। 7-8 दिन ये बच्ची एडमिट रही। आप देखिए किस तरह से ये निशान दिखा रहे हैं इनके पिताजी कि भेड़िया ने इस पर हमला किया था गर्दन पर, और जब शोर हुआ तो भेड़िया भागा और उसके बाद ये 7-8 दिन अस्पताल में भर्ती रही और अब ये धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है। और इस बेटी का नाम शमा है और बताते हैं जुलाई में भेड़िए ने अटैक किया था इसी गांव में आकर के, इसी पुरवे में आकर के। और इससे हम बात करते हैं, अगर ये बात कर सके तो बताएं। बेटा क्या नाम है आपका? शमा, क्या हुआ था उस दिन? बैग काटा। अच्छा, तो कहाँ सो रहे थे आप? कहाँ सो रही थी बेटा? वहाँ पर। वहाँ सो रही थी, मम्मी के पास सो रही थी। हैं? फिर क्या हुआ, कितने बजे भेड़िया आता है? जी। आपको कैसे उठा कर ले गया? हाँ। उठा कर ले गया था? अच्छा, आप सो रही थी? हाँ। चिल्लाई होगी तुम, खूब चिल्लाई तो पापा जगे आपके? हाँ। अच्छा, फिर कहाँ जाके छोड़ा फिर आपको बेटा? सड़क पे छोड़ा। आप अस्पताल में भर्ती भी रही? हाँ। कितने दिन भर्ती रही? 8 दिन। 8 दिन भर्ती रही अस्पताल में। तो अब आपने भेड़िए को हरा दिया? हाँ। और एक और खबर बहराइच से ही है। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। बहराइच के कई गांव में आश्रय स्थल बनाए गए हैं। पंचायत भवन में लोगों के सोने की व्यवस्था की गई है। चंदपैया सहित कई गांव में आश्रय स्थल बना दिए गए हैं। अगरौरा, दुबहा, रायपुर, सिसैया, चूड़ाबड़ी में भी आश्रय स्थल बनाए गए हैं। आपको तस्वीरें भी दिख रही है। गांव में कई घटनाएं कर चुका है, इसलिए आप लोगों ने सोचा कि अगर घर में दरवाजा नहीं है तो यहीं पर आश्रय स्थल में आकर के रातें गुजारें। जी, अपनी जान बचाव के लिए पड़े हैं साहब। ठीक अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पड़े। जी हाँ। ये व्यवस्था ठीक लगी आपको? जी हाँ, बहुत व्यवस्था अच्छी है। अच्छा, आराम से है, कोई दिक्कत खाना पीना खा करके घर से यहीं चले आते हैं? जी हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, बच्चों को लेकर भी यहीं चले आते हैं? बच्चे वहीं रह जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, घूमते हैं गाँव में जागरण। आपको यहाँ पर जो है ठीक लगता है कि चलो भाई पंखा भी है ना, सारी व्यवस्था की गई है, चारपाई भी मिली, गद्दा वगैरह भी दिया गया है, तो ये ठीक है? जी 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 जी, ठीक है। और आप खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो यहाँ रातें गुजारते हैं आप लोग? जी हाँ जी, हम सुरक्षित रहते हैं? यहाँ अच्छी व्यवस्था की है? हाँ जी, यहाँ पर रहते हैं। दादा क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था ये की गई है? यहाँ पर बेड, चारपाई, बिस्तर सब मिला है? हाँ
सब सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पर? तो देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये सचिवालय है और यहाँ से हम लोग कवर कर रहे थे। ऐसे ही अलग अलग गांवों में ये व्यवस्था की गई है। तो आपने देखा, आपका घर असुरक्षित है और आपको लगता है कि घर में दरवाजा नहीं है, सेफ नहीं है, तो आप ऐसे आश्रय स्थलों का भी सहारा ले सकते हैं। अलग अलग गांवों में इस तरह की व्यवस्थाएं बहराइच जिला प्रशासन की तरफ से की गई हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 बहराइच। और अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के नौशेरा से बता रहे हैं। 2 आतंकी ढेर में बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बल को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है क्योंकि 2 आतंकियों को मार गिराया है हमारे जवानों ने। आतंकियों के पास से AK-47 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। सुरक्षा बलों का अभी सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। तो नौशेरा में सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है। आतंकियों का अटैक हुआ लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। नौजवानों ने दोनों आतंकियों के घातक हमले को नेस्तनाबूद करते हुए उनको मार गिराया है। भारी मात्रा में असलहे बताए जा रहे हैं कि बरामद किए गए हैं और अभी भी नौशेरा में सर्च ऑपरेशन जवानों के द्वारा चलाया जा रहा है। और पहलवानी से राजनीति में आई विनेश फोगाट का सियासी अवतार नजर आया। जुलाना विधानसभा सीट पर प्रचार करने गई विनेश फोगाट ने बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर जमकर पलटवार किया और दावा किया कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश और उनके आंदोलन को कांग्रेस की साजिश करार दिया था। क्या कुछ मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। विनेश फोगाट और बृजभूषण शरण सिंह में जुबानी जंग। बीजेपी के लोग ही बिठाने वाले हैं। हमें सबसे पहले जब हम गए थे उन्होंने परमिशन लिया था जंतर मंतर पे। पहलवानी से राजनीति में आई विनेश फोगाट का दिखा सियासी अवतार। बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर विनेश फोगाट का बड़ा पलटवार। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानी से राजनीति में आई विनेश पहलवान के बीच तलवारें खिंची हैं। बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने तीखा प्रहार किया। विनेश के मुताबिक उन्हें जंतर मंतर पर बिठाने वाले बीजेपी ही थी। बृजभूषण शरण सिंह पर हमला बोलते हुए विनेश ने कहा कि बृजभूषण सिंह कोई देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है। उधर विनेश के साथ कांग्रेस में शामिल हुए बजरंग पूनिया ने भी बृजभूषण शरण सिंह पर हमला बोला। वो बात बाद में बताऊंगी मैं, किसने बिठाया किसने नहीं बिठाया। बीजेपी के लोग ही बिठाने वाले हैं। हमें सबसे पहले जब हम गए थे उन्होंने परमिशन लिया था जंतर मंतर पे। सर, बृजभूषण देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ में है, वो मेरे लिए मैटर करते हैं। बृजभूषण कभी एग्जिस्ट नहीं करता। बस मेरे अपनों ने साथ दिया है। जैसे कुश्ती में जीता है ऐसे भी इधर भी आशीर्वाद रखेंगे और इनके आशीर्वाद से हर जंग को हम पार कर जाएंगे। देखिए, वो दिक्कत बृजभूषण को और पूरी बीजेपी को है कि क्योंकि अगर हम बीजेपी में जाते तो हम देशभक्त हो जाते और हम कांग्रेस में आए हैं तो हमारे ऊपर कि भाई देशद्रोही है, फलाना दकड़ा, जो चीज़ें पहले बोल रहे थे वो अब फिर बोल रहे हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जो वो अभी प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम उस संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं क्योंकि वो किसान की, जवान की, खिलाड़ियों की, हर वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ काम करेंगे। इससे पहले बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश के कांग्रेस ज्वाइन करने पर जोरदार हमला बोला था। बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया कि विनेश फोगाट का कांग्रेस में शामिल होना उनके खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक साजिश को दर्शाता है, जिसमें कांग्रेस के कई नेता शामिल थे। वहीं उन्होंने जंतर मंतर पर उनके खिलाफ हुए प्रदर्शन को भी कांग्रेस की साजिश करार दिया। जंतर मंतर पर दिखाई पड़ा, अब हम बार बार नाम लें, उसमें तो सब शामिल थे ना, लेकिन उसको लीड कौन कर रहा था? लीड तो भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा कर रहे थे, प्रियंका जी आई थी। अब प्रियंका से बड़ा नाम तो और है नहीं कोई देश में, मतलब कांग्रेस का एक बड़ा नाम है। और आज जो घटनाक्रम, जो सीक्वेंस मिल रहे हैं वो कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। कि महिलाओं का प्रदर्शन नहीं था। फर्स्ट डे ऐसा लगा था कि ये खिलाड़ियों का प्रदर्शन है, लेकिन फर्स्ट डे के बाद जब आप ही लोगों ने उनसे सबूत मांगना शुरू किया तो धीरे धीरे उनके साथ से लोग हट गए। अंत में एक फैमिली, एक अखाड़ा, जीजा साली और एक अखाड़ा, जिसके सर्वे सर्वा भूपेंद्र हुड्डा है और बाकी खिलाड़ी या बाकी लोग उनके साथ नहीं है।
हालांकि बृजभूषण सिंह के बयानों पर कांग्रेस भी उनकी आलोचना कर चुकी है। कांग्रेस के मुताबिक जिसके साथ अन्याय होता है वो उसके साथ खड़ी होती है। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट पूरे दमखम के साथ मैदान में है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस को आखिरी बार जीत 2005 में मिली थी। अब बीजेपी के बड़े नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर आंदोलन कर चुकी ओलंपियन विनेश फोगाट कांग्रेस उम्मीदवार हैं और वो जीत का दावा भी कर रही है। राजधानी जयपुर के करीब नाहरगढ़ की पहाड़ियों में लापता हुए राहुल की कहानी अब रहस्यमयी होती जा रही है। पुलिस ने एक भाई की लाश तो बरामद कर ली, लेकिन दूसरे का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। आखिर इन दोनों भाइयों के साथ पहाड़ी के बीच में क्या हुआ, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है और इसी को देखिए इस रिपोर्ट में। 8 दिन 300 की टीम रहस्य जस का तस। खोजी कुत्ते, ड्रोन कैमरे सब नाकाम। लापता राहुल की अबूझ पहेली बरकरार। खूबसूरत पहाड़ी की खौफनाक मिस्ट्री। जयपुर के नाहरगढ़ की पहाड़ियां अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जितनी मशहूर हैं, उतनी ही ट्रैकिंग और टूरिज्म के लिए भी। लेकिन इन्हीं नाहरगढ़ की पहाड़ियों में एक भाई की मौत और दूसरे भाई की गुमशुदगी एक ऐसी अबूझ पहेली बन चुकी है कि जयपुर पुलिस से लेकर सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दूसरी तमाम महकमों की टीमें पिछले 8 दिनों से दिन रात एक कर देने के बावजूद इसे सुलझा नहीं पा रही। यहाँ के घने जंगलों में गुम हुए 2 में से एक भाई की लाश मिल चुकी है, लेकिन दूसरे का अभी तक पता नहीं। यहाँ सवाल ये है कि इन 2 भाइयों के साथ इन घने जंगलों में आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक खौफनाक मिस्ट्री बन गई। अब सारी कोशिश जंगलों में गुम हो चुके दूसरे भाई को ढूंढ निकालने और इस मिस्ट्री को सुलझाने की है। ये लोग यहाँ पे जो नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर जो जाते हैं, रास्ते के अंदर ये लोग, वहाँ पे इनका एक पुराना साथी था यादवेंद्र, उससे ये मिले थे और मिलने के बाद में अपने मोबाइल नंबर थे उनका आदान प्रदान किया था। और उसके थोड़ी ही देर बाद लगभग 11:30 बजे के आसपास इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा हम इधर जंगल के अंदर आए थे लेकिन वो रास्ता खो गए हैं। उसके बाद में थोड़ी मतलब 12:01 तक जो राहुल है उनसे उनसे बात हुई है और बाद में लास्ट 1:27 पे जो आशीष है उनकी बात अपनी माता जी से हुई है। उसके बाद में कोई बातचीत होना हमारी जो अनुसंधान है उसमें नहीं आया। जैसे जैसे दिन बीतते गया, सर्च ऑपरेशन में टीमें और जंगल का दायरा भी बढ़ता गया। डॉग स्क्वाड से लेकर हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल सर्च ऑपरेशन में किया गया, लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं। जानकारों की माने तो ये जयपुर में अब तक का पहला और सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है, जिसमें नाहरगढ़ पहाड़ी से रहस्यमय ढंग से गायब हुए राहुल की खोज में 300 से ज्यादा लोग जुटे हैं। उधर आशीष की मौत भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। सवाल यह है कि आखिर जंगल में गुम आशीष के साथ ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे गुजरते गुजरते उसकी लाश मिल गई। क्या उसका कत्ल किया गया या फिर ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौत हुई? पुलिस ने आशीष की लाश का पोस्टमार्टम तो करवा लिया। शुरुआती रिपोर्ट इस सवाल पर भी खामोश है, क्योंकि रिपोर्ट में मौत की वजह सिर में चोट लगने को बताया गया है, लेकिन ये चोट लगी कैसे, ये फिलहाल साफ नहीं है। वहीं जयपुर पुलिस ने राहुल की तलाश में कोई कमी नहीं छोड़ी। सर्च के लिए दिल्ली से एक्सपर्ट की टीम की ओर 3D स्लैम DLR इंटरसिटी मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रिकॉर्डिंग से थर्मल इमेजिंग से एनालिसिस किया जा रहा है, ताकि पता चले कि पहाड़ी में खाई में क्या है। पहली बार इस तकनीक का सहारा राहुल को तलाशने में लिया गया। वहीं भीलवाड़ा से बुलाई गई माइनिंग रेस्क्यू टीम के एक्सपर्ट्स पहाड़ी की खाई में उतरकर सर्च करवा रहे हैं। इस टीम की ओर से 3 बोर होल कैमरों को वायरिंग के जरिए 400 मीटर नीचे तक घाटी में उतारा गया, लेकिन पेड़ ज्यादा होने से
तकनीक कारगर नहीं रही। बाकी हम लोगों ने मोटा मोटा पिछले 4-5 दिन के अंदर जो सारे स्थान हैं इसको पार्क के ज्यादातर हम लोगों ने उनको सर्च कर लिया, कई कई जगह 3-3, 4-4 बार भी सर्च किया। बहरहाल राहुल की तलाश और आशीष की मौत से पर्दा उठाने के लिए जयपुर पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सुराग हाथ नहीं लगा। ये जरूर है कि एक बार राहुल के मिलते ही पुलिस पूरी घटना से पर्दा उठा देगी। 8 दिन बाद सवाल यही है कि आखिर राहुल कहां है? क्या वो जिंदा और सुरक्षित है या फिर पहाड़ी पर ही उसकी खोज में अभी और कोशिशें करना बाकी हैं? बाद में चरण मंदिर जाते हैं, एरिया में रहता है, तो संभवतः कुछ ऐसे लगता है कुछ। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर का सर्च ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 भाइयों की तलाश में। और चलिए बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते चले, जहां पर हाईकोर्ट पहुंच चुका है अब राहुल के लापता होने का मामला। अब यानी कि हाईकोर्ट इसको डील करेगा। राहुल के पिता सुरेश चंद्र शर्मा ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करा दिया हाईकोर्ट में। राहुल के पिता की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में पिता ने कहा है कि बेटे को तलाश कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए जाएं। ये भी पिता का आरोप है कि उनके बेटे को किसी ने बंधक बनाकर रखा है। नाहरगढ़ पहाड़ी पर राहुल को लापता हुए आज 9 दिन पूरे हो चुके हैं। लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन में पुलिस को कोई भी सुराग नहीं लगा। वहीं आशीष की मौत की गुत्थी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उलझी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। विष्णु, हाईकोर्ट पहुंच चुका 9 दिन के लापता राहुल का मामला। देखिए बिल्कुल पिछले रविवार को अपने भाई के साथ नाहरगढ़ पहाड़ी पर घूमने गए राहुल और आशीष का जो मामला है अब हाईकोर्ट पहुंचा है। चूंकि आशीष का अगला दिन शव मिल चुका था, लेकिन राहुल कहाँ है ये अब तक बड़ा सवाल है। और राहुल की तलाश में पूरा सर्च ऑपरेशन किया, ड्रोन से लेके हेलीकॉप्टर तक लगाए, एनडीआरएफ को बुलाया, दिल्ली और भीलवाड़ा से स्पेशल टीमें बुलाई, लेकिन राहुल का पता नहीं चला। और इसी बीच राहुल के पिता की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका हाईकोर्ट में दायर की है और आज 2 जजों की जो बेंच होती है, खंडपीठ होती है, वो इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। और चूंकि याचिका में राहुल के पिता की ओर से ये कहा गया है कि उनके बेटे को बरामद करके, यानी पुलिस जो है उनके बेटे को बरामद करे और उसे कोर्ट में पेश करे, ऐसे निर्देश हाई कोर्ट की ओर से दिए जाएं। तो आज देखना होगा कि इस याचिका पर कोर्ट क्या कहता है। कोर्ट जो डबल यानी जो 2 जजों की जो बेंच खंडपीठ होती है, बेंच होती है, वो क्या आदेश, क्या निर्देश पुलिस को देती है, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन आज इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई है कि क्या जवाब पुलिस की ओर से पूरे मामले को दिया जाएगा। संभवतः पुलिस अधिकारी बताएंगे कि किस किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, क्या अपडेट, क्या तकनीक का इस्तेमाल करते हुए राहुल को खोजने का पूरा प्रयास किया और क्या कार्रवाई अब तक की गई है। इसका जवाब पुलिस की ओर से भी तो दिया जाएगा। तो देखना होगा कि दोपहर बाद तक कि क्या हाई कोर्ट के निर्देश इस पूरे मामले में सामने आते हैं। जी विष्णु, ये भी देखना होगा कि पिता ने जो आरोप लगाए हैं वो क्या आरोप, क्या उस दलीलें देने के बाद पुलिस जो कोर्ट है वो क्या कुछ फैसला लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। तो नाहरगढ़ पहाड़ी पर बीते रविवार को खोए दोनों भाइयों में से आशीष का पता तो चल गया, लेकिन 9 दिन के बाद भी राहुल की तलाश जारी है। मामला अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। चलिए, इस बीच उदयपुर से बड़ी खबर है। आयड नदी में बच्ची की तलाश तेज कर दी गई है। आज फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। मछली पकड़ने के दौरान एक बच्ची गई थी और वो नदी में डूब गई थी। कल देर रात से ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन गोताखोरों को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। गोताखोरों ने कल 5 घंटे तलाश किया था और आज उसी क्रम में फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन गोताखोरों के द्वारा चलाया जाएगा। बता दें कि मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे गई थी, लेकिन उस दरमियान बच्ची डूब गई। जैसे ही सूचना लगी वैसे ही ग्रामीणों ने एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। गोताखोरों की मदद से 5 घंटे कल ऑपरेशन तो चलाया गया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। आज फिर से उसी क्रम में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा ताकि बच्ची का। और प्रदेश को हरा भरा करने के अपने मिशन में जुटा राजस्थान अब पौधारोपण के महाअभियान में तय किए गए लक्ष्य के मुताबिक 7 करोड़ पौधे से ज्यादा पौधे लगा दिए हैं। वन विभाग का दावा है कि महज 2 महीने इस अहम लक्ष्य को प्रदेश सभी विभागों में मिलकर हासिल किया है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान पिछले 2 महीने से मिशन मोड पर प्रदेश को हरा भरा करने में जुटा हुआ है। मिशन था प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 7 करोड़ पौधे लगाने का। वन विभाग का दावा है
कि उन्होंने अपनी योजनाओं में प्रदेश के 80,000 हेक्टेयर में पौधारोपण किया है। इसके साथ ही ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना में वन विभाग ने सभी विभागों के साथ मिलकर जंगलों के बाहर करीब 3 करोड़ पौधे भी लगाए हैं। वहीं 3 करोड़ पौधे आम जनता को वन विभाग नर्सरियों में रियायती दरों पर बांटे गए हैं। हमने कहा था कि इस वर्ष हम 7 करोड़ पौधे लगाएंगे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सभी मंत्रालय और हमारे पर्यावरण मंत्री भाई संजय जी को कि उन्होंने वो लक्ष्य पूरा कर किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे जो हमने लक्ष्य लिया है वो 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लिया है। वन विभाग लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस बार प्रदेश की गोचर भूमियों, ओरण और चारागाह की खाली जमीनों पर भी 1 करोड़ पौधे लगाए हैं। मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वन मंत्री संजय शर्मा को बधाई दी है, साथ ही सभी विभागों के सामंजस्य की भी तारीफ की है। वन विभाग का मकसद था कि पौधारोपण से पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध हो सके। अब वन विभाग अगले 5 साल में 509 करोड़ पौधे प्रदेश भर में रोपित करने की तैयारियों में जुट गया है। अभियान की योजनाओं में 7 करोड़ पौधे लगाए गए। 3 करोड़ पौधे विभाग ने सरकारी जमीनों पर लगाए। 3 करोड़ पौधे वन नर्सरियों से लोगों को बांटे गए। 1 करोड़ पौधे ओरण गोचर भूमि पर लगाए गए। 80,000 हेक्टेयर में फैलाई गई हरियाली। 5 साल में प्रदेश में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। वहां भावार्थ है कि राजस्थान सरकार के जो भी विभाग थे उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक आपके आदेश की पालना करी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब लोग उन पौधों का संरक्षण भी करेंगे और जो आने वाली पीढ़ी हमसे एक सौगात के रूप में चाहती है उसके लिए भी हम निश्चित रूप से काम करके इस राजस्थान को स्वच्छ हवा के साथ साथ एक प्रकृति ने जो हमसे दिया ही दिया है उसको लौटाने का काम भी हम करेंगे। जिस हिसाब से राजस्थान ने प्रदेश में पौधारोपण के मामले में बड़ा और गंभीर फैसला लिया है, उम्मीद है उस हिसाब से राजस्थान में लगाए गए इन पौधों की रक्षा भी की जाएगी और अगले साल जारी होने वाली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में प्रदेश का ग्रीन कवर भी बढ़ जाएगा। अरबाज अहमद, जयपुर, न्यूज़ 18 राजस्थान।